हेलो। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षा की। हर एक दिन छोड़ के एक दिन एक विषय पे चर्चा करते हैं, एक बड़ा सवाल, भारत के भविष्य का सवाल। और आज का हमारा सवाल है शिक्षा का। ये मेरा प्रिय सवाल है इसलिए कि मेरा इससे कुछ लेना देना भी है। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, शिक्षा पे बोलने की मेरी एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है। मेरे परदादाजी शिक्षक थे। परदादाजी, मेरे दादाजी भी शिक्षक थे। मेरे पिताजी और माताजी दोनों शिक्षक रहे हैं। मैं खुद शिक्षक हूं, रहा हूं, अब तो नहीं हूं। हालांकि मेरे दोस्त कहते हैं, बोलते अब भी तुम शिक्षक वाले लहजे में हो, टीचर तुम्हारे में से गया नहीं है। सो मैं भी टीचर रहा हूं, मेरी वाइफ भी टीचर है, और मैं टीचर्स डे को पैदा हुआ। बताइए, है ना स्पेशल क्वालिफिकेशन। तो खैर, उस नाते दूसरी एक बात और भी है कि हालांकि मैं एजुकेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं, यानी कि एजुकेशनिस्ट जो होते हैं ना, एजुकेशन जिनका डिसिप्लिन होता है, वो तो मैं नहीं हूं, लेकिन उनसे बहुत सीखा है। और कुछ सरकारी कमेटियों से मेरा लेन देन रहा है शिक्षा के बारे में। एक राइट टू एजुकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए कमेटी है, टेक्निकली कमेटी, लीगल कमेटी है, जो देश भर में देखती है कि राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट किस तरह से हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं उस पर भी 2 साल तक था। वे कई बार खबर आती है ना, वो मेरे बारे में अफवाह चलाई जाती है, अरे वो सोनिया गांधी वाली एनआईसी के मेंबर थे। वो अफवाह इसीलिए चलती है क्योंकि मैं दरअसल उस कमेटी का मेंबर था। ये कमेटी भी, उसका नाम भी, कमेटी का नाम था एनआई नेशनल एनएसी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन राइट टू एजुकेशन। ये क्योंकि मैंने स्कूल टेक्स्ट बुक लिखी थी, इस लिहाज से मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट की तरह उस कमेटी में था। इसका सोनिया गांधी की एनएसी से कोई संबंध नहीं है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। खैर, इन सब चीजों की वजह से मेरे को इंटरेस्ट रहा है एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो हमेशा की तरह 2 टुकड़ों में बात करेंगे, दशा और दिशा। दशा मतलब आज क्या हालत है, दिशा यानी कि आगे क्या किया जाना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा को हम जज कैसे करें। किसी ने बहुत सुंदर तरीके बात कही थी, मेरे मन में घर कर गई, इसलिए मैं आपको भी दिखा रहा हूं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, वाई डू वी नीड एजुकेशन। 4 सिंपल बातें, टू नो, टू डू, टू लिव, टू बी। नॉलेज यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इसको आप ज्ञान योग कह सकते हैं। टू डू मतलब कुछ करना आए ना, शिक्षा के बाद कुछ चीजें हम कर सकें। इसको उद्योग, ये विनोबा भावे के दिए हुए नाम है, मेरे नहीं है। टू लिव, सहयोग, दूसरे लोगों के साथ जीना सीखना। पिछले 2-4 दिन से जब मैं ऊट पटांग बातें सुन रहा हूं कोरोना वायरस के बारे में, और ये धर्म और वो जाति, तो मुझे लगता है यार, शिक्षा ने कुछ भी नहीं सिखाया क्या हमारे को। तो सहयोग यानी कि एक दूसरे के साथ जीना सीखना, पूरे देश में जो डाइवर्सिटी है उस डाइवर्सिटी के बारे में कुछ ज्ञान रख सकना बेहद जरूरी है। और चौथा, टू बी, यानी कि हम कैसे इंसान बने, अपने से कैसा रिश्ता बना सके। ये 4 परीक्षा है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। अब आप तय कर लीजिए हमारा एजुकेशन सिस्टम इसमें सफल है कि नहीं है। मैं कुछ बातें आपको बताता हूं। पहला सवाल यह है कि हमारे एजुकेशन में कितने लोग हैं, क्या हमारे सब लोग एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। उसका पहली बात यह है कि दरअसल हमारे यहां असली संकट इस वक्त यह नहीं है कि लोग एजुकेशन में जा नहीं रहे। आज से 20-25 साल पहले हमारी क्राइसिस ये होता था कि लोग स्कूल में नहीं जाते थे, बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, एनरोलमेंट रेशो हमारा कम था। आज ये प्रॉब्लम नहीं है। आज लगभग हर बच्चा स्कूल में जा रहा है। सरकार के हिसाब से 99% बच्चे जा रहे हैं। फिर कहेंगे ठीक है जी, हमारी यूनिवर्सल लिटरेसी हो जाएगी कुछ साल बाद और एजुकेशन तो ठीक चल रहा है। नहीं नहीं, एनरोलमेंट का मतलब एजुकेशन नहीं है। एनरोल तो बच्चे होते हैं लेकिन बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। एजुकेशनिस्ट इसको बोलते हैं ड्रॉप आउट रेशो, यानी कि जो बच्चे क्लास 1 में भर्ती हुए, क्लास 5 में छोड़ दिया, क्लास 9 में छूट गया जिनका स्कूल। ये ड्रॉप आउट मुझे अच्छा शब्द नहीं लगता। ड्रॉप आउट से लगता है कि बस चल रही थी, चलती बस में से आपने कहा नहीं नहीं मेरे को उतरना है इस बस के अंदर। ये स्कूल जो छोड़ रहे हैं कोई ड्रॉप आउट नहीं है, अपनी खुशी से नहीं जा रहे।
परिवार की स्थिति है, मजबूरी है, शिक्षा मिलती नहीं है, लड़की है स्कूल बहुत दूर है, लड़का है जिसे मजदूरी करनी है घर के अंदर, ये मजबूरी से हो रहा है। तो इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं एक शब्द जो मैंने हमारे साथी सतीश देशपांडे से सीखा, एडुसाइड। जैसे सुइसाइड, होमिसाइड होता है ना, एडुसाइड। ये लोगों को शिक्षा में मारा जा रहा है, उनको लात दे के बाहर निकाला जा रहा है। अब आप ये आंकड़े देखिए, ये हैं, जैसा मैंने कहा 99% बच्चे आज प्राइमरी स्कूल में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मिडिल स्कूल तक आते आते 90 हो जाते हैं, यानी कि 10% बच्चे छोड़ गए। अब आप कहेंगे कि 10%, कोई बात नहीं, 10 ही तो परसेंट है, लेकिन इस 10% में दलित, आदिवासी, गरीब घर के कितने बच्चे होंगे, वो बहुत ज्यादा होंगे। तो यहां एडुसाइड शुरू हो गया। सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते हुए 77%, मतलब 23% बच्चे छोड़ चुके हैं। आज की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा। आज के इंडिया में सेकेंडरी स्कूल में पहुंचते पहुंचते 23% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। और हायर सेकेंडरी मतलब प्लस टू में दाखिला लेते लेते 52, मतलब जो बच्चे एजुकेशन शुरू करते हैं उनमें से आधे के करीब बच्चे +2 के पार नहीं जा पाते, +2 में एडमिशन ही ले पाते, हायर सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंच नहीं सकते। 50%, इसको एडुसाइड कहेंगे ना, ये तो मर्डर है। बच्चों को शिक्षा के अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, ये कोई अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचते पहुंचते नंबर 26% है। ये सब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के फिगर्स हैं। यानी कि आज भी इंडिया में हम कहते हैं ना, देखो जी हर बच्चा आजकल तो बीए कर लेता है, क्या बात है जी, हर कोई एमए करके घूम रहा है, हर कोई एलएलबी कर रहा है, हम ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी 4 बच्चों में से 1 बच्चा कॉलेज में पहुंच रहा है। कॉलेज में जाके क्या कर रहा है इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी का चेहरा देखने का, चाहे वो ओपन यूनिवर्सिटी हो, पत्राचार वाला कोर्स हो, वो मौका भी 4 में से 1 लोगों को मिल रहा है, बाकी सब खत्म हो जा रहे हैं। तो पहली समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की ये है कि बच्चे पहुंच नहीं रहे। आज भी शिक्षा सबको हासिल नहीं है, स्कूली शिक्षा। दूसरी कि ये स्कूली शिक्षा जहां है वो प्राइवेट होती जा रही है। सरकारी स्कूलों से लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। शिक्षा चाहिए, हर एक को पता लग गया, गरीब से गरीब को पता लग गया है। आपके घर में जो बर्तन मांजने आती है उसको भी पता है कि शिक्षा चाहिए। वो भी कहती है जी पेट काट के दिल्ली में रह रहे हैं इसलिए, ताकि बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सो शिक्षा सबको चाहिए, लेकिन अब सबको लगता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं मिलेगी। यानी कि जहां फ्री और एफोर्डेबल शिक्षा मिल रही है वहां लोग टिक नहीं रहे। और ये सिर्फ शहरों में नहीं हो रहा, शहरों में 65% बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। 65% शहरों के। सरकारी स्कूल में केवल 35% पढ़ रहे हैं, सिर्फ गरीब बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं इस टाइम। और बहुत गरीब लोग भी प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। 800 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपए महीने की फीस गरीब लोग दे रहे हैं। अभी मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं जहां महीने का 10,000 फीस है, 5,000 फीस है। 65%। अब ये गांव में भी, मैं तो इन्फेक्शन कहने वाला था, इन्फेक्शन गांव में भी पहुंच गया है। इन्फेक्शन क्यों कहता हूं मैं बताऊंगा बाद में। 31% गांव के लगभग 1/3 बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। ये प्राइवेट स्कूल गांव के नजदीक किसी शहर में हो सकते हैं। सुबह सुबह आप जाओ, देश के कहीं भी गांव में जाओ, वहां भैंस को दो रहे होंगे लोग, और साथ में मां फटाफट बच्चे को टाई पहना के और उसको बस में छोड़ने आ रही है ताकि वो बस में जाएगा। और बस में जाते हुए अपने बच्चे को देख के मां ऐसे देखती है कि बस अब तो अफसर बन के ही बेटा निकलेगा यहां से। सच्चाई इससे बहुत अलग है। 31%। तो हो क्या रहा है, हमारी स्कूल एजुकेशन अब प्राइवेट एजुकेशन बनती जा रही है। दिक्कत क्या है, प्राइवेट का मतलब अनएफोर्डेबल। प्राइवेट का मतलब इतना खर्चा है कि साधारण व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता।
स्कूल हर साल फीस बढ़ा देते हैं, मनमाने तरीके से फीस उन चीजों की, कभी फला नाम से डोनेशन मांग लिया, उस नाम से एडिशनल फीस मांग ली, और मां बाप बंधक महसूस करते हैं। तो स्कूल एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन का मतलब है गरीबों के हाथ से स्कूल एजुकेशन निकल जाएगी। स्कूल जाके बच्चे सीख क्या रहे हैं, इसके बारे में एक अच्छा सा सर्वे होता है, असर करके एक सर्वे आता है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन इन रूरल इंडिया, प्रथम करके एक संगठन है, बहुत अच्छा सर्वेक्षण करता है। वो सर्वेक्षण हर साल हमें एक, समझिए, एक मिरर दिखाता है, आईना दिखाता है कि हमारे यहां एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। वो क्या सवाल पूछते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं वो सवाल क्या है। अच्छी बात क्या करते हैं, वो स्कूल नहीं जाते, मास्टर जी के सामने बच्चे का टेस्ट नहीं करते, वो घर जाते हैं, गांव के घर में जाते हैं, पूछते हैं बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, बच्चे ने कहा 5वीं में पढ़ता हूं। 5वीं के बच्चे को वो ये टेक्स्ट देते हैं, मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं, और कहते हैं कि तुम पढ़ सकते हो क्या इसे, ये टेक्स्ट, ये है टेक्स्ट जो पढ़ के सुनाते हैं। क्या है टेक्स्ट? राजू नामक एक लड़का था। माइंड यू 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़वाया जा रहा है। अब आप अपने घर में 5वीं क्लास के बच्चे से पढ़वा के देखना, हिंदी में, अगर हिंदी है तो हिंदी है, उड़िया है तो उड़िया में, मातृभाषा में, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे। राजू नामक एक लड़का था, उसकी एक बड़ी बहन व एक छोटा भाई था। उसका भाई गांव के पास के विद्यालय में पढ़ने जाता था, वह खूब मेहनत करता था। उसकी बहन बहुत अच्छी खिलाड़ी थी, उसे लंबी दौड़ लगाना अच्छा लगता था। वे तीनों रोज साथ साथ मौज मस्ती करते थे। ये पैराग्राफ हरियाणा के एक गांव में जाके 5वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं कि बेटा पढ़ सकते हो, बच्ची तुम पढ़ सकती हो इसे। पता है रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि आधे बच्चे ये पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते। ये पैराग्राफ क्लास 2 की टेक्स्ट बुक से। 5वीं क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास की टेक्स्ट बुक का एक सिंपल पैराग्राफ, कितना सिंपल था, पढ़ने को सुनाया जाता है, कहते हैं कि तुम इसको पढ़ दो। 51% बच्चे पढ़ पाते हैं, 49%, समझ लीजिए आधे पढ़ पाते हैं, आधे नहीं पढ़ पाते। ये हमारी एजुकेशन की हालत है। आप कहेंगे जी सरकारी स्कूल की प्रॉब्लम है, सही बात है, सरकारी स्कूल की हालत और खराब है। सरकारी स्कूल में सिर्फ 44% पढ़ पाते हैं, यानी कि वहां 65% बच्चे नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल जो मैंने बताया ना, मां भैंस का दूध निकालते समय अपने बच्चे को भेजती है बाहर, गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले 35% बच्चे भी ये टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट स्कूल वाले, समझिए क्या स्थिति है हमारी एजुकेशन की। 5वीं क्लास का बच्चा दूसरी क्लास की अपनी मातृभाषा की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकता है। दूसरा सवाल मैथमेटिक्स का, लंबा मैथमेटिक्स नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक अंक से डिवीजन करवा रहे हैं। 919 को 6 से भाग दे दीजिए, 3 अंक का डिजिट है और उसको एक सिंगल डिजिट से भाग देना है। कोई लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स नहीं है, कोई आपसे एलसीएम नहीं निकलवाया जा रहा, कोई बहुत नहीं। कितने % बच्चे कर पाते हैं? 5वीं क्लास के बच्चे से कहा जा रहा है, 5वीं क्लास के अंदर उसको फ्रैक्शन सिखाना शुरू कर देते हैं। 5वीं क्लास के 28% बच्चे कर सकते हैं। 4 में से 3 बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप समझिए क्या हमारी एजुकेशन है। 5वीं क्लास के बच्चे को छोड़ दीजिए, जिन बच्चों ने पूरी एजुकेशन कर ली है, अभी 14 से 16 साल के बच्चों से पूछा, बाकी सब चलिए छोड़िए, बाद में कौन सा आपको डिवीजन करना पड़ेगा लाइफ में, उनसे घड़ी देखना आता है, हिसाब करना आता है टाइम का। 14 से 16 साल के बच्चों से सवाल पूछा गया कि तुम्हारी बहन कल रात को 9:30 बजे सोई और सुबह 6:30 बजे उठ गई, बताओ वो कितने घंटे सोई? आपने अब तक कर लिया होगा मैथमेटिक्स। रात 9:30 बजे सोई, सुबह 6:30 बजे उठ गई, 9 घंटे हो गए ना। मजे की बात यह है, हमारे देश के गांव में रहने वाले आधे से ज्यादा बच्चे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते, और ये 14 से 16 साल के बच्चे हैं, क्लास 10 में पढ़ने वाले बच्चे हैं अगर पढ़ रहे हैं तो। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर एजुकेशन। 51% बच्चे रीडिंग नहीं कर सकते, अपने से लोअर लेवल की रीडिंग, अपने क्लास की लेवल की नहीं। 3/4 बच्चे मैथमेटिक्स नहीं कर सकते, बिल्कुल एलिमेंट्री मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते।
45% बच्चे सिर्फ 28% कर पाते हैं और 45% बच्चे टाइम का सिंपल हिसाब नहीं लगा सकते हैं, 55% नहीं लगा। ये हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। अब आप बताइए, इसे एजुकेशन कहा जाएगा? शुरू में मैंने क्या कहा था? टू नो, टू डू, टू लिव, टू बी। यहां तो मामला टू नो पे ही अटक गया। टू नो ही कुछ नहीं हो रहा। स्कूली एजुकेशन के नाम पे हो क्या रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये हमारी चैलेंज है। हम एजुकेशन के नाम पर मजाक कर रहे हैं इस देश में, और ये सिर्फ मजाक नहीं है, क्रूर व्यंग है। क्योंकि आज इस देश में एक गरीब व्यक्ति का बच्चा अपनी गरीबी से बाहर निकल पाएगा या नहीं, ये शिक्षा पे निर्भर करता है। शिक्षा एकमात्र वो गली है, तंग सी गली है, उस गली से गुजर के ही आपको जिंदगी के अवसर बनाने हैं। और ये जो मजाक जो मैंने आपको बताया, ये मजाक मेरे आपके लिए नहीं है। ये मजाक इस देश के सबसे गरीब बच्चों के लिए है। ये मजाक उन लोगों के लिए है जिनके पास इस देश में कुछ अवसर नहीं है। बार बार मैं देखता हूं वो माँ जो बच्चों को मार पीट के घर में बैठाती है, चलो पढ़ाई करो, तेरे लिए इतनी मेहनत करते हैं, इसलिए हम यहाँ शहर के अंदर आए हैं, सब कुछ हम इसलिए झेलते हैं ताकि तुम पढ़ाई कर सको। क्यों पढ़ाई चाहती है? क्योंकि उसको लगता है कि बड़ा बाबू बनने का एक ही तरीका है, पढ़ ले किसी तरह से मेरा बच्चा। सो हमारे देश में जो इनइक्वालिटीज हैं, अमीर गरीब का जो मामला है, उसको अगली जनरेशन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया एजुकेशन है। कभी कभी हमारे यहां खबर आ जाती है ना, वो रिक्शा वाले का लड़का आईएएस ऑफिसर बन गया, हम सब उस खबर को पढ़ते हैं, भाई देखो इस देश में क्या क्या हो रहा है। इससे भ्रम में मत आइए, ये बिल्कुल वही वाला मामला है। क्योंकि रिक्शे वाले का बच्चा कभी आईएएस अफसर नहीं बनता, इसलिए उसका आईएएस अफसर बनना एक खबर बन जाती है। जैसे कुत्ते ने आदमी को काटा, खबर नहीं है, आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर बन जाती है। इसीलिए रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस अफसर बन गया, खबर बन जाती है। इससे भ्रम में आना नहीं। हमने कहा था सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे, सिर्फ कमियां नहीं गिनाएंगे, क्या किया जा सकता है। 5 बिंदु दिशा के बारे में। दशा बता दी, दशा के बारे में बहुत बता सकता हूं, 2 घंटा बता सकता हूं, पर इतना लंबा लेक्चर आप क्यों सुनेंगे। तो दशा से हम आते हैं दिशा पे। क्या किया जा सकता है? 5 पॉइंट क्या किया जा सकता है। पहला पॉइंट, शिक्षा पे ज्यादा खर्चा करने की जरूरत है। 6%, ये मेरे मन का कोई फिगर नहीं है, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया है। पिछले 50 साल से इस देश के सारे एजुकेशनिस्ट कह रहे हैं कि हमें जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। आज से 50 साल पहले कोठारी कमीशन बना था, 1966-67 में शायद बना था। कोठारी कमीशन ने कहा था जीडीपी का 6% कीजिए। उसके बाद से हर शिक्षाविद कह रहा है जी खर्चा कीजिए, खर्चा कीजिए, खर्चा कीजिए। हो नहीं रहा। हो कितना रहा है? 3-3.5% हम खर्चा कर रहे हैं, 4% पे भी नहीं पहुंचे हैं 50 साल की कवायद के बाद। खर्चा क्यों चाहिए? खर्चा इसलिए चाहिए ताकि सरकारी स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, बेहतर बिल्डिंग। दिल्ली सरकार ने पिछले 3-4 साल में सरकारी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारी। कितनी खबर बनी, कितना अच्छा लगा हम सब लोगों को जान के। देश के तमाम स्कूल्स में क्यों नहीं हो सकता? नवोदय विद्यालय में होता है, सेंट्रल स्कूल में होता है, तो देश का हर स्कूल सेंट्रल स्कूल जैसा क्यों नहीं बन सकता? सिर्फ पैसे का मामला और कुछ नहीं। बिल्डिंग बेहतर हो, ज्यादा सुविधाएं हो, लाइब्रेरी, आईटी। स्कूल में लाइब्रेरी क्यों नहीं होनी चाहिए अच्छी सी? लाइब्रेरी बंद, एक छोटी सी अलमारी में बंद रहती हैं किताबें। आईटी, बच्चे जाके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे वो सब क्यों ना देख सकें जो आपके मेरे बच्चे देखते हैं। और साथ में स्पोर्ट्स की सुविधाएं। स्पोर्ट्स वगैरह बड़ी ऊंची बात है, पता है इस देश के सारे स्कूलों में फंक्शनिंग टॉयलेट भी नहीं है। ये सब बातें मैं करना नहीं चाहता। पहला बिंदु, ज्यादा खर्च करें। केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर खर्च करें। ज्यादा खर्चा करने की जब तक तैयारी नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता। दिल्ली सरकार का मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया, जिन्होंने काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने अपने बजट को बढ़ा दिया शिक्षा में। पहली बात।
दूसरी चीज, बेहतर टीचिंग। टीचिंग बेहतर कैसे होगी? जब ज्यादा टीचर होंगे। हकीकत यह है कि इस देश में टीचर्स का इतना मेजर डेफिसिट है, जितने टीचर चाहिए वो सरकारी स्कूलों में टीचर हैं ही नहीं, और जो हैं वो कच्चे टीचर हैं। कच्चे टीचर मतलब किसी को गेस्ट टीचर, किसी को सुंदर सुंदर नाम है, शिक्षा मित्र, शिक्षा कर्मी, गेस्ट टीचर, ये सब टीचर्स को दिहाड़ी पे भर्ती करने के बहाने। कॉन्ट्रैक्ट टीचर, टीचर को एक रेगुलर सैलरी देके उससे नियमित रूप से काम करवाने की बजाय तमाम सरकारें शॉर्टकट ढूंढ रही हैं ताकि टीचर को 30-35 हजार रुपए तनख्वाह ना देनी पड़े, 10,000 रुपए में आपको सस्ता टीचर मिल जाए। ये खत्म होना चाहिए। टीचर्स की रेगुलर रिक्रूटमेंट हो। फिर रिक्रूटमेंट में जो धांधलेबाजी होती है वो तो आप सब जानते हैं, धांधलेबाजी बंद हो। तीसरा, ये जो टीचर्स एजुकेशन है ये भी हमारे देश में धांधलेबाजी है। बीएड की डिग्री इस देश में लगभग फ्रॉड बन चुकी है। घर बैठे बीएड की डिग्री आ जाती है। इस पे जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी। बहुत अच्छे शिक्षाविद लोगों ने कहा है बीएड 1 साल में नहीं 2 साल में हो। बीएड की दुकानें जो चल रही हैं इन दुकानों को बंद किया जाए और सचमुच शिक्षा दी जाए कि शिक्षा कैसे दी जाती है। शिक्षा ये नहीं होता कि आप क्लास में आए और क्लास में आपने कुंजी खोली और बच्चों को लिखवाना शुरू कर दिया। ये शिक्षा नहीं है, मजाक है ये तो। इंटरैक्टिव शिक्षा हो। इंटरैक्टिव शिक्षा कैसे होगी? जब टीचर को पता हो कि पढ़ाना की शिक्षा को ओवरहॉल करना चाहिए। और तीसरा, कम्युनिटी रेगुलेशन। टीचर्स में और स्थानीय समुदाय में संवाद हो, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि टीचर पढ़ा रहा है नहीं। घर आके हमेशा बच्चे बताते हैं, हमारे बच्चे भी आके बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां बताते हैं अपने टीचर्स के बारे में, कुछ अच्छी कुछ खराब। तो पेरेंट्स को पता होता है कि टीचर्स क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि पेरेंट्स के हाथ में डंडा दे दो, लेकिन कम्युनिटी का कोई रेगुलेशन होना चाहिए कि टीचर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। टीचर एब्सेंटिज्म अभी भी देश में बहुत ज्यादा है, तो इसका कुछ टीचर को अच्छी तनख्वाह दीजिए, नियमित रूप से उसको अच्छी ट्रेनिंग दीजिए, और फिर उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, उससे जवाब मांगिए कि क्या किया है आपने। और जवाब मांगने का मतलब सिर्फ एग्जामिनेशन के मार्क्स नहीं देखिए, पढ़ा क्या रहे हैं ये देखिए। तो दूसरा दिशा ये। तीसरा, वे फॉरवर्ड। ECCE, ये क्या है? ECCE क्या बला है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। क्या मामला है? दुनिया भर के एजुकेशनिस्ट आज एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए इस बात को। वो कहते हैं कि एक बच्चे की लाइफ में एजुकेशन की क्वालिटी क्या होगी, इसका मोर और लेस 85% फैसला उसकी 8 साल की उम्र तक हो जाता है। बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, बच्चे का ब्रेन जो है कैसे डेवलप होगा, 85% तक सब कुछ 8 साल की उम्र तक हो चुका होता है। यानी कि जो बच्चा 8 साल की उम्र तक ठीक से लर्न करना का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उसको आता हो, लर्न करने की टेक्निक्स, उसके दिमाग का विकास हो, अगर नहीं हुआ, बाद में आप जितने मर्जी स्कूल कॉलेज उसको घुमाते रहिए, दिखाते रहिए, स्कॉलरशिप देते रहिए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब जो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं वो ये कि अगर बच्चे को सचमुच मेंटल डेवलपमेंट करना है तो नर्सरी से लेके क्लास 3 तक, क्लास 3 में पहुंचते पहुंचते 8 साल का हो जाता है बच्चा, इसमें हमें सब कुछ उसे सिखाना है। इसलिए हमारे देश में इस पे फोकस होना चाहिए। 2 सुझाव हैं। एक, आंगनबाड़ी गांव के अंदर वो जगह है जहां बच्चों को, छोटे बच्चों को खेल खिलाते हैं, खाना भी देते हैं। आंगनबाड़ी में आजकल एक महिला होती है जो कि आंगनबाड़ी में बच्चों को क्या करती है, बेचारी खाना वाना खिला देती है। अगर आंगनबाड़ी में 2 कर्मचारी रख दिए जाए, एक की बजाय 2, एक जो कि खाना खिलाए, दूसरी जो कि खेल खिलाए। खेल से बच्चा का मेंटल डेवलपमेंट होता है, कलर्स की पहचान, शेप की पहचान, साउंड्स की पहचान बच्चा खेल से करता है। इसमें बहुत बड़े काम की जरूरत है, एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर। और दूसरा, मुझे एक सुझाव बहुत अच्छा लगा, ये एक कार्तिक मुरलीधरन करके एक शिक्षाविद है, उन्होंने सुझाव दिया है। वो कहते हैं कि अच्छा, इंडिया 2 साल के लिए कुछ और ना करे,
हम सिर्फ एक नेशनल मिशन बना लें। नेशनल मिशन क्या कि 3 साल से 8 साल तक के जो बच्चे हैं, हर बच्चे को हम पढ़ना, लिखना और कुछ गणित सिखाएंगे, बस, और कुछ नहीं करें। एक बार हम फाउंडेशन ठीक कर ले देश की, उसके बाद वो बच्चा पढ़ाई में ठीक निकल जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई शिक्षाविदों को पसंद नहीं आया ये तरीका। मुझे लगता है कि एक नेशनल मिशन होना चाहिए। 3 साल से 8 साल तक के जितने बच्चे हैं, अगले 1-2 साल, और ये जो इतने लोग अब गांव में चले गए हैं कोरोना के चलते, तो इतनी लेबर भी उपलब्ध है, और गांव में कितने रिटायर्ड लोग बैठे होते हैं, सबका इस्तेमाल करके बस एक बार इन बच्चों को ठीक सतह पे ले आए, ताकि फिर उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो जाए, बच्चे भी सीख सकें। तीसरा सुझाव था। चौथा सुझाव है, शिक्षा का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं, सिर्फ ये नहीं कि आपने कितना स्कॉलरशिप दे दिया, बिल्डिंग दे दी, टीचर क्लास में पहुंच गया। क्या पढ़ाएं, इसके बारे में बहुत सोच की जरूरत है। दिक्कत यह है कि हमारी शिक्षा की हालत इतनी खराब होती है कि बिल्डिंग और टीचर तक आते आते हम लोग थक जाते हैं। चल भाई, बिल्डिंग तो बनवा दी, टीचर उसमें भेज दिया, अब चिंता मत कर। पर पढ़ाई तो तब शुरू होती है, तब खत्म थोड़ी होती है। तो चौथी चैलेंज जो है सबसे बड़ा, करिकुलम रिफॉर्म। क्या पढ़ाएं? हमारे यहां जो बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो चीज नहीं है जो बच्चों को पढ़ानी चाहिए। 3 बड़े सुझाव की जरूरत है। पहला, जो मैंने कहा था ना, टू डू, कुछ करना सीखें, हाथ से करना सीखें। नहीं तो हमारे बच्चों के एजुकेशन का मतलब होता है कि इतनी एजुकेशन तो आ जाती है कि उनको लगता है हाथ से कोई काम नहीं करना चाहिए। इतनी एजुकेशन नहीं आती कि कोई नौकरी कर सके। गांव में बहुत लोग शिकायत करते हैं, जी बस अब देखो, हल को तो उसने हाथ लगाना बंद कर दिया और नौकरी लायक बना नहीं। शिक्षा में हाथ से काम करना सिखाएं। चाहे वो ये नहीं कि कुछ बच्चों को शिक्षा करने की बजाय हाथ का काम सिखाएं, नहीं, हर बच्चे को सिखाना चाहिए। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप वगैरह में हर बच्चे को हाथ से सिखाते हैं, पॉटरी सिखाते हैं, लकड़ी का काम करना सिखाते हैं। हमारे बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाए? दूसरा सुझाव, हमारी शिक्षा को हमारे संदर्भ के हिसाब से बनाया जाए। इंडियनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सुन के कई लोग चौंक जाएंगे और कहेंगे, अरे तुम इंडियनाइजेशन की बात कर रहे हो? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, लेकिन ये वो नहीं जो उटपटांग बातें कई लोग किया करते हैं। इंडियनाइजेशन का मतलब हमारी शिक्षा हमारे संदर्भ के मुताबिक हो, हमारी जरूरत के मुताबिक हो, हमारे जो सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक विरासत है, उस पर आधारित हो हमारी शिक्षा। इसके बारे में 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना था, जिसने बहुत अच्छी बातें कही हैं। उसके हिसाब से एनसीईआरटी के सिलेबस बदले, किताबें भी बदली, लेकिन उस दिशा में बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। और तीसरा, एग्जामिनेशन सिस्टम। ये जो सारा तरीका है कि पूरे साल 2 साल की मेहनत का 3 घंटे के अंदर एग्जाम लिखने में, और कितना फास्ट लिख सकते हो उससे मूल्यांकन करेंगे, ये शिक्षा व्यवस्था के साथ भद्दा मजाक है। ये बंद होना चाहिए। एग्जामिनेशन के एग्जिस्टिंग सिस्टम को बहुत फंडामेंटली ऑल्टर, रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक एक चीज पे 1-1 घंटा बोला जा सकता है, अभी मैं सिर्फ नाम ले रहा हूं। करिकुलम में एक बात आप जरूर पूछेंगे, लैंग्वेज आपने बोला नहीं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। तो इसके बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ा सवाल है, और मैं इस पर पूरे एक दिन भाषा के सवाल पे चर्चा करूंगा। अब आखिरी सवाल, जिस पे पहले भी मैं टच कर चुका हूं, इसलिए बहुत नहीं बोलूंगा। हमें पता है कि कौन लोग हैं जो शिक्षा के अवसर से वंचित हो रहे हैं। 4 समूह हैं जिनका मैं स्पष्ट रूप से नाम लूंगा। लड़कियां शिक्षा में जा रही हैं, और जैसा कि ज्यादातर गांव वगैरह का अनुभव है, लड़कों से ज्यादा पढ़ रही हैं, रिजल्ट्स बेहतर आ रहे हैं, लेकिन एक स्टेज के बाद उनको घर पे रोक लिया जाता है। बस बेटा, अब स्कूल बहुत दूर है, अरे तुम्हें हॉस्टल तो वहां पे मिलेगा नहीं, बाहर थोड़ी लड़की को भेजेंगे, ऐसे अकेली बाहर रहेगी, कैसे कर सकते हैं। लड़कियों को शिक्षा से के अवसर से वंचित करने की परंपरा अभी भी जारी है। लड़कियों के लिए हॉस्टल्स बने, ट्रेवल करने के लिए साइकिल दी जाए, लड़कियों को शिक्षा के अवसर। SC ST समुदाय, खासतौर पे सारे SC नहीं, लेकिन जो महादलित हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है नॉर्थ ईस्ट के बाहर खासतौर पे, उनकी स्थिति अभी भी बहुत खराब है। शिक्षा में
बहुत कुछ उन्हें मदद की जरूरत है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। गांव में शिक्षा की क्वालिटी इंप्रूव करने की बेहद जरूरत है। और मुस्लिम, मैंने माइनॉरिटीज नहीं कहा क्योंकि कुछ माइनॉरिटीज एवरेज से बेहतर है, क्रिश्चियंस का, सिख्स का एजुकेशनल परफॉर्मेंस बाकियों से बेहतर है, पारसीज का ऑब्वियसली बेहतर है। मुस्लिम समुदाय के साथ सरकार का अपना रिकॉर्ड दिखा रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन कम है। इसका मतलब नहीं कि मुसलमानों के अलग से स्कूल खोले जाएं, इनफैक्ट मदरसों वगैरह के अंदर जाना तो मुसीबत की जड़ है। बेहतर पार्टिसिपेशन हो सके सामान्य स्कूलों में, उसकी व्यवस्था की जाए। तो ये 5 सुझाव। तो कुल मिला के आज हमने स्कूली शिक्षा के बारे में बात की, स्कूली शिक्षा की दशा और दिशा। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक सुंदर भारत बनाने के लिए स्कूल में शिक्षा का बेस इंप्रूव करना सबसे बड़ा काम है। लोग रिजर्वेशंस की बात कहते हैं, अच्छी बात है, रिजर्वेशन होना चाहिए, मैं उसके बारे में अलग से बात करूंगा, लेकिन स्कूली शिक्षा का बेस बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। और स्कूली शिक्षा में इन्वेस्टमेंट खर्च नहीं है। अमर्त्य सेन हमें बताते हैं, दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट बताते हैं, स्कूल एजुकेशन में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। हम अपने देश के भविष्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप सब मिलकर इसके लिए करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया, असर का सर्वे है जो हमें पढ़ना चाहिए, और 3 लोगों को पढ़ना चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 4 मैं कहूंगा। महात्मा गांधी, नई तालीम के बारे में गांधी जी ने बार बार लिखा, शिक्षा क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर, शानदार चीजें लिखी, प्रयोग खुद किए। तीसरा व्यक्ति जिसका नाम आप शायद नहीं जानते होंगे, गुजरात के गिजुभाई बधेका। उन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत शानदार प्रयोग किए, लिखा। गिजुभाई बधेका, बहुत किताबें लिखी शिक्षा पे उन्होंने। और आजकल के लोगों में मेरे प्रिय हैं कृष्ण कुमार, जो कि एनसीईआरटी के डायरेक्टर भी थे, देश में शिक्षा पे बहुत सुंदर लिखा है। इन लोगों को पढ़िए, देश में शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बारे में एक समझ बना।